व्हाइट पेज लीजिएगा और वहां पे जंतु का वर्गीकरण जो है ना सो सीधे वर्टिब्रेटा और इंटरवर्टिब्रेटा से चालू कीजिएगा, ठीक है ना। और उसको 2-3 बार लिखिएगा, 2-3 पेज में, मतलब बार बार उसको लिखिएगा, ठीक है ना। जहां पे भूलिएगा तुरंत बुक का हेल्प लीजिएगा, बुक में पूरा सजा के दिया ही हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे। उसको वो जरूरी है। और साथ साथ जब वो हो जाएगा तो उसके बाद जब 2 पेज या 3 पेज, मतलब 2 बार या 3 बार जब आप पूरा वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा के अंदर जितना भी आएगा उसको अगर आप लिख पाइएगा, उसके बाद अगला एक पेज में क्या कीजिएगा कि जितना भी लिखे हुए हैं ना, मतलब उसी पेज पे जितना भी लिखे हुए हैं सबका एग्जाम्पल लिखने का कोशिश कीजिएगा कि किसके अंदर कौन आता है। कहा कि जो सबसे ज्यादा आपको उससे प्रश्न पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल से कि जेली फिश बताइएगा, तो अभी बताइएगा तो मिसाल के तौर पे जेली फिश किसका इकाइनोडर्मेटा का, जेली फिश, सॉरी जेली फिश में स्टार फिश किसका आ जाता है तो इकाइनोडर्मेटा का। इसी तरह का जितना भी एग्जाम्पल है ना वो सारा। सिल्वर फिश किसमें आ जाता था, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा के अंदर, किसमें आर्थ्रोपोडा के अंदर, इंसेक्ट्स में, किसमें इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा के अंदर किसमें आ जाता था इंसेक्ट्स में आ जाता। इसी तरह का जितना भी एग्जाम्पल कल बताए थे ना सब एग्जाम्पल को क्या, हाँ झींगा प्रॉन्स भी उसी में आ जाता था। तो जितना भी एग्जाम्पल है ना सब एग्जाम्पल को आप लिख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन जो बनेगा वो एग्जाम्पल से ही बनेगा। एक दिन जो है ना वो प्लांट क्लासिफिकेशन कल या परसों देखते हैं, वो बिना होमवर्क का ही करवा देंगे हम। जैव प्रौद्योगिकी कल था, जैव प्रौद्योगिकी तो याद हो ही गया था, कल हो गया था, इसमें कुछ था ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर से करवा देते हैं। अच्छा, हायरार्की याद है ना आप लोग को, कल जो हायरार्की बताए थे, जंतु का जो वर्गीकरण किया गया था उसका हायरार्की क्या था, याद है ना, किंगडम, फाइलम, क्लासेस। बोलिए तो 3-3 करके याद कर लेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। फिर से देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। समझे, 3-3, 6 और लास्ट में स्पेसीज सबको याद रहता है। फिर से देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। समझे, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं कहिए कि हमको हिंदी में नहीं याद हुआ, क्वेश्चन तो आप सब जगह हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इंग्लिश में भी याद रहेगा, आपका काम चल जाएगा। इसमें पूरा 7 का 7 नहीं देगा, लेकिन कभी क्या करेगा ना कि क्वेश्चन इसमें दे देगा किंगडम, फाइलम, क्लासेस, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज, और इसको उल्टा पुल्टा करके दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हायरार्की में सजाया हुआ है। तो वहां पे याद रहेगा तभी ना कर पाएंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको भी 2-3 बार लिखेगा ना तो याद हो जाएगा। हम भी 2-3 बार लिखे थे तभी हमको याद हुआ था, नहीं तो नहीं याद रहता था। बार बार जो है ना किंगडम, फाइलम आ जाते थे, उसके बाद फिर ऑर्डर की क्लासेस क्या याद नहीं रहता था। 2-3 बार लिखे ना याद हो गया, समझे। आप लोग भी 2-3 बार इसको लिख लीजिएगा, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। देखिए ये जो है ना ये हो गया था जैव प्रौद्योगिकी जो है ना, बायोटेक्नोलॉजी बहुत कम ही दिया हुआ था इसमें। सबसे पहले बताइएगा तो एंटीबायोटिक का खोज कब हुआ है, 1929 में, ठीक है ना, 1929 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और कौन सा एंटीबायोटिक पहली बार बनाया गया था, पेनिसिलिन बनाया गया था, ठीक है ना, कौन सा, पेनिसिलिन बनाया गया था। और पेनिसिलियम नाम का एक कवक था ना, उसी से बनाया था, इसी के लिए उसका नाम क्या रख दिए, पेनिसिलिन रख दिए, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारा एंटीबायोटिक्स बन चुका है। एंटीबायोटिक का प्रयोग किस काम के लिए होता है, हाँ जीवाणुओं को, हाँ जीवाणु, एंटी से मतलब क्या होता है, उल्टा, प्रति, एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, और जीवाणु मतलब जीवाणु को नष्ट करने के लिए, जीवाणु को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है। लेकिन हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया गया और कुछ वायरल बीमारी को भी खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, समझे। उसके बाद देखिए टीकाकरण के बारे में दिया हुआ है, एडवर्ड जेनर के बारे में, ठीक है ना। टीकाकरण का खोजकर्ता कौन थे, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के बारे में एक अच्छा चीज सुन लीजिए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ है क्या इसमें, बता दीजिएगा। लास्ट में एडवर्ड जेनर के बारे में एक कहानी सुनाएंगे, टीकाकरण के बारे में बताइएगा। उसके बाद देखिए तो पोलियो के बारे में है। पोलियो का टीका का, पोलियो वायरस का खोज कब हुआ था, पोलियो वायरस का खोज कब हुआ था, पोलियो वायरस का खोज, शांत रहिए, पोलियो वायरस का खोज 1900 नहीं 1900 में हुआ था, लेकिन 1900 के शुरुआती में ही हुआ था। आप लोग टीका का बात करें, पोलियो टीका, पोलियो टीका नहीं, पोलियो बीमारी पहले हुआ तब ना पोलियो का टीका का खोज हुआ। पहले कोविड बीमारी हुआ कि पहले टीका का खोज हुआ, पहले कोविड बीमारी हुआ ना, तो कब हुआ कोविड बीमारी,
2019 में कोव-19 है ना, सार्स कोव-19 नाम है ना, तो ये 90 ही तो उसके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से पोलियो वायरस का जो खोज सबसे पहले किया गया था ना, वो चीन में किया गया था और 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। और इसको लेकर के जॉन साल्क जो टीका बनाए थे वो कब बनाए थे? 1900। वो तो देखिए सबसे पहले जो पोलियो का टीका जो बनाया जाता है वो जॉन साल्क के द्वारा बनाया जाता है। और जॉन साल्क जो है ना, शायद 1956 है कि 65 है, 1956 है ना, 1956 नहीं 52 नहीं है, 52 नहीं है, 52 से वो प्रयोग करना चालू करते हैं, 52 वगैरह से प्रयोग करना। जॉन साल्क जो टीका बनाते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1956 या 65, ठीक है ना, हमको ठीक नहीं याद आ रहा है, शायद 1956 ही होगा। 1956 में पहली बार जॉन साल्क जो है टीका बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना एडविन साबिन के द्वारा जो टीका बनाया जाता है, जो आज हम लोग जिस टीके का प्रयोग करते हैं वो एडविन साबिन के द्वारा बनाया हुआ टीका है। 2 बूंद जिंदगी के लिए, 2 बूंद तो जो जिंदगी के लिए है, जिसको ओरल ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना, ओवीपी बोलते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, ओपीवी बोलते हैं, ओपीवी। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो एडविन साबिन के द्वारा बनाया गया था। और ये बनाया गया था 1995 में, 1995 में। सोचिए कितना देरी हो चुका था पोलियो के वायरस में। पोलियो का बीमारी 1908 में ही खोजा गया और उसका फाइनल जो टीका बन पाया, जो सबको जनसाधारण को मिल पाया, वो कब मिला? तो 1995 में, 1995 में। और वो अभी तक जो है चलते आ रहा है, ठीक है ना। जॉन साल्क पोलियो का टीका का खोज करते हैं और एडविन साबिन के द्वारा ओपीवी टीका का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक बीसीजी के बारे में है, तो बीसीजी का सब लोग जानते ही है, ठीक है ना। बीसीजी का टीका बनाया किसके द्वारा गया था? बीसीजी का टीका किसके द्वारा? देखिए, एक ग्यूडिन या कैलीमेट नाम के एक वैज्ञानिक रहते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे जो है ना बीसीजी का टीका का नाम रखा गया है, ठीक है ना, वैसिलस कैलीमेट ग्यूडिन करके, ठीक है ना। ये जो है किस बीमारी से प्रोटेक्शन देती है? क्षय रोग या फिर टीबी या फिर यक्ष्मा जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, उसी ट्यूबरक्लोसिस जो एक बैक्टीरियल बीमारी है, एक जीवाणु जनित बीमारी है, उससे हमको सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। आपका जन्म हुआ, तुरंत डॉक्टर टीका लगा दिया, ठीक है ना। हाँ, 24 घंटा के अंदर ही, जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर माना जाता है ये बीसीजी का टीका, ठीक है ना। उसके बाद एक है डीपीटी, ठीक है ना, इसको ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं। हालांकि अब जो है पेंटा वैक्सीन भी बन गया है, समझे, मतलब एक टीका पड़ेगा वो 5 बीमारी से आपको रक्षा करेगा। तो हाँ, लेकिन डीपीटी का भी प्रचलन जो है सो ज्यादा है, ठीक है ना, जिसमें 3 बीमारी से आपको कवर मिलती है। कौन कौन सी बीमारी को? तो डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस, समझे। यही डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस के नाम से इसको एक शब्द लेकर के डीपीटी नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। और ये तीनों कैसी बीमारी है? तो कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल बीमारी है। कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है ना, जीवाणु जनित बीमारी है डीपीटी। ट्रिपल वैक्सीन है। और टेटनस का जो है ना अन्य नाम क्या है? एक लॉक जॉ भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि इस बीमारी के अंत में क्या होता है, जब ये बीमारी चरम पे होती है ना, तो उस समय लोगों का जबड़ा, ये इसको जॉ बोलते हैं, ये जबड़ा ना लॉक हो जाता है, मतलब मुंह खुलते ही नहीं रहता है, ठीक है ना। इस बीमारी में क्या होता है कि मुंह नहीं खुलता है, इसके लिए इसको लॉक, मतलब मुंह लॉक हो जाता है, इसके लिए इसको लॉक जॉ बोलते हैं, ठीक है, टिटनस को। और टिटनस के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है, हालांकि वैक्सीन नहीं है, वो वैक्सीन नहीं है, उसके लिए जो दवा चलती है वो कौन सी है? तो एटीएस, समझे, एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम। हम लोग जो देखते हैं हाथ उठ कट जाता है तो मम्मी तुरंत कहती है ना कि जाओ टिटनस वाला सुइया लगवा कर आओ, तो हम लोग जो जाते हैं डॉक्टर के पास, और टिटनस का जो सुइया लगाता है ना, वो यही सीरम डाल देता है। क्या चीज डाल देता है? एटीएस, एंटी टेटनस सीरम डाल देता है, समझे। टाइफाइड के लिए एक वैक्सीन बनी है, ठीक है ना, जिसका प्रचलन भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लगाई जाती है टीका। इसको क्या बोलते हैं? इसको टैब बोलते हैं, TAB करके, समझे। टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया बोलते हैं। ये टैब है और ये भी बैक्टीरियल बीमारी ही है। अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा है। अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? तो किण्वन से, समझे। जब किसी भी आप जो है ना जैविक चीज का आप किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो उससे किस चीज का निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल भी जो है ना, ये अपने कार्बनिक संरचना के आधार पर जो है अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल, ऐसे करके अल्कोहल बनते जाता है, जिसमें से सिंपल अल्कोहल किसको बोलते हैं ये बताइएगा? मेथाइल किसको बोलते हैं? क्या हुआ? जहरीला, देखिए, सरल अल्कोहल, जहरीला अल्कोहल, या फिर वुड अल्कोहल, या फिर वुड नेफिया, समझे। ये सब जो है नाम किसका है? तो मिथाइल अल्कोहल का। मेथ एथ प्रोप होता है, ठीक है ना, जिसमें
कार्बन का परमाणु का संख्या कितना, एक, उसको मेथाइल अल्कोहल बोलेंगे, समझे। ये सबसे सिंपल अल्कोहल होता है, सबसे सरल अल्कोहल होता है, समझे। इसी को बुडनेफिया भी नाम दिया जाता है, इसको भी सरल अल्कोहल भी कहते हैं। और ये जो अल्कोहल होता है ना, ये हम लोग के शरीर के डाइजेशन के लिए नहीं बना हुआ है। हम लोग अगर पिएंगे तो चांस है कि हम लोग उसी दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, समझे। तो मेथाइल अल्कोहल जो है ना, वो जहरीला अल्कोहल होता है। मेथाइल अल्कोहल कैसा होता है, जहरीला। और हम लोग का पीने वाला जो अल्कोहल है वो कौन सा है, एथाइल अल्कोहल। अरे नहीं, कोई अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, सब अल्कोहल जो है थोड़ा बहुत जहरीला है, समझे। कोई अल्कोहल पीने वाला हम लोग का नहीं है। लेकिन अगर मन है कि हमको पीना ही है तो आप एथाइल अल्कोहल पी सकते हैं। देखिए, जितना भी स्पिरिट होता है ना, जितना भी डॉक्टरी स्पिरिट होता है, मेडिकल स्पिरिट होता है, उसका गलत प्रयोग से बचने के लिए उसमें कौन सा अल्कोहल मिलाया जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल। वो रहता है एथाइल अल्कोहल, जिसको आप पी करके मस्त नशा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसको जानता है सरकार कि इसका गलत उपयोग हो जाएगा, तो उसमें कौन सा अल्कोहल मिलाया जाता है, मिथाइल अल्कोहल। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल कैसा होता है, जहरीला होता है, और उस डब्बा पे लिख देता है कि ये पॉइजनस अल्कोहल है, समझे। तो उसको कोई नहीं पीता है। लेकिन हमारे कुछ महानुभाव होते हैं कि भाई मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हमको पीना ही है। तब ना देख रहे हैं बिहार में बहुत सारी ऐसी दिक्कत आ रही है। और अल्कोहल का बराबर सेवन करने से एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, तो वो मतलब लिवर कैंसर भी कहलाता है, और इसको सिरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोसिस भी बीमारी होती है, वो लिवर में होती है। उसके बाद बायोडीजल के बारे में है, तो बायोडीजल जो है ना, यानी कि अगर आप किसी भी जैविक चीज से अगर आप मतलब ईंधन प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या है, बायोडीजल के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। किसी भी जैविक चीज से अगर आप ईंधन प्राप्त कर रहे हैं तो किस श्रेणी में आता है, तो बायोडीजल के श्रेणी में आता है। जैसे अभी प्रचलित कुछ खोज हुआ है, उसमें जेट्रोफा का पेड़ है, करंज का पेड़ है, सोयाबीन है, इन सब से जो है ना, इन सब से बायोडीजल निकाला जाता है। उसका प्रयोग जो है मशीनों को चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण थोड़ा सा कम होता है। सीएनजी के बारे में है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। इसको संपीड़ित द्रवित गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपीड़ित द्रवित गैस बोलते हैं। इसका प्रयोग, सीएनजी का प्रयोग जो है ना, हम लोग कहां करते हैं, हम लोग गाड़ी वगैरह चलाने में जो है ना, गाड़ी वगैरह चलाने में सीएनजी का प्रयोग करते हैं। और इस सीएनजी से जो है ना, प्रदूषण की मात्रा कम होती है, प्रदूषण की मात्रा कम होती है। और इसमें मीथेन का जो मात्रा होता है वो अधिक होता है। मीथेन का मात्रा कितना होता है, तो लगभग 85% तक मीथेन का मात्रा होता है। एक और गैस है जिसको बोलते हैं एलपीजी। क्या बोलते हैं, एलपीजी। वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सा होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन पेट्रोल से निकाला हुआ गैस है वो, लेकिन उसको लिक्विफाइड कर दिए हैं, मतलब उसको कंप्रेस्ड करके उसको लिक्विड स्टेज में बदल दिए, और उसको सिलेंडर में भर करके हम लोग खाना बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। हम लोग के घर में जो गैस आता है, कौन सा गैस आता है, एलपीजी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या चीज आता है, तो उसमें रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन, और साथ में आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का वो मिश्रण होता है, और उसमें एथाइल मरकेप्टन मिला दिया जाता है। किस चीज के लिए, सुगंध के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग की मम्मी जो है चढ़ा के दूध और चली जाए सहेली से बात करने, कुछ गंध हो ही नहीं रहा, पता चला जब अंदर आए स्विच दिए, बूम, ठीक है ना। तो उसके लिए, उसमें महक के लिए क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकेप्टन या मिथाइल मरकेप्टन, दोनों मिलाया जाता है। इथाइल और मिथाइल मरकेप्टन दोनों मिलाया जाता है, ठीक है ना। उसमें गंध के लिए, उसमें प्रॉपर कोई अपना गंध नहीं होता है। और सीएनजी कहां से निकलता है, तो सीएनजी डायरेक्ट प्रकृति से हम लोग को मिलता है। जो गैस, वो नेचुरल गैस है, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। मतलब उसी गैस को लेकर के और कंप्रेस कर देते हैं, और तब उसका यूज करते हैं गाड़ी को चलाने में। सबसे कम जो ये करने वाला है, क्या कहते हैं, प्रदूषण करने वाला, वो कौन सा गैस है, तो सीएनजी गैस। और कौन सा रसायन सबसे कम, किस मतलब ईंधन को जलाएंगे तो सबसे कम प्रदूषण होगा, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। हाइड्रोजन को जलाएंगे ना तो सबसे कम प्रदूषण होगा। हाइड्रोजन को जलाने में सबसे कम मतलब प्रदूषण होगा, समझे। लेकिन हाइड्रोजन को छोटे संयंत्र में जलाना संभव नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल देखते हैं, इतना को इंजन रहता है, उसमें पेट्रोल डाल के उसमें एनर्जी को कन्वर्ट करके गाड़ी को चला लेते हैं। तो ऐसा नहीं, हाइड्रोजन से भी तो चला सकते थे, हाइड्रोजन का तो कमी थोड़े है। लेकिन हाइड्रोजन को चलाने के लिए इतना छोटा कंपैक्ट में आप नहीं चला सकते हैं, उसके लिए बड़ा मशीन चाहिए, उसको जलाने के लिए और उसको जो उससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए बड़ा मशीन चाहिए। इसी के लिए अभी वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे, जैसे अपने पुणे में भी चला था ट्रायल के लिए, एक बस चला था हाइड्रोजन संयंत्र से, हाइड्रोजन ईंधन से चला था, लेकिन वो बंद हो गया ट्रायल के लिए, फिर उस पर रिसर्च चल रहा है। और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। बताइएगा, एक बताइएगा तो
पेडल कल्चर किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? ऑस्टर के लिए, ठीक है ना। पेडल कल्चर जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ऑस्टर के निर्माण, ऑस्टर में से मोती का जो होता है ना निकालने के लिए, उसके लिए उसका ऑस्टर का जो है सो खेती किया जाता है, ठीक है ना। ऑस्टर का खेती किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो पेडल कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका कल्चर किया जाता है? अंगूर का। वीटी में अंगूर का किया जाता है, ठीक है ना। फ्लोरिकल्चर में किसका किया जाता है? फूल का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में किसका किया जाता है? फसलों का। एग्रीकल्चर में फसलों का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में फसलों का किया जाता है। और एक होता है क्या? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका करते हैं? सिल्वीकल्चर, सिल्वी क्या? काष्ठीय पेड़ पौधे का, सिल्वीकल्चर में। और एक इसका मधुमक्खी, ये मधुमक्खी बोलते हैं, ये जो होता है रेशम का, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। रेशम कीट का जो अध्ययन करते हैं रेशम के उत्पादन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना ही है, इसको अब होमवर्क आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे। एक लास्ट में बच गया था, बोल रहे थे एडवर्ड जेनर के बारे में। एडवर्ड जेनर के बारे में एक रोचक कहानी है, सुन लीजिए। एडवर्ड जेनर जो है ना टीकाकरण के खोज करता है। क्या चीज है? टीकाकरण के खोज करता है। जब टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर किए थे ना, तो उनको ये नहीं बात पता था कि हम क्या चीज कर दिए, समझे। कभी कभी आपसे भी कोई चीज ऐसा होगा कि मुंह से कुछ ऐसा चीज निकल जाएगा जो लगेगा कि मतलब लोगों को कि कितना बड़ा बात बोल दिया, लेकिन आपको लगेगा कि हम तो कुछ बोले ही नहीं। ऐसा होता है ना। चाहे कोई काम आप ऐसा कर दीजिएगा जो मतलब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा और आपको लगेगा कि हम तो कोई एफर्ट लगा ही नहीं। तो एडवर्ड जेनर भी कुछ ऐसा ही कर दिया, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर दुनिया को टीका का खोज करके चले गए, मतलब दुनिया को वैक्सीनेशन क्या होता है इस चीज के बारे में बता के चले गए, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि हम ऐसा क्या किए। जैसे किसी मैथ का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है, किसी से नहीं बन रहा, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, सर भी परेशान है, नहीं बन रहा। अब पीछे से एक लड़का बोलेगा सर 7 आंसर होगा, और सच में वो आंसर हो जाता है। और उस बच्चा से जाकर के जब पूछिए कि कैसे हुआ रे 7 आंसर, तो बोलेगा ये तो हमको नहीं पता है। एडवर्ड जेनर के साथ भी यही हुआ, समझे। उनसे जब लोग पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ कंसेप्ट तो बताइए, तो एडवर्ड जेनर बोले ये बात तो हमको नहीं पता, लेकिन हम ऐसा करते हैं ना तो ऐसा रिजल्ट हो जाता है, समझे। टीकाकरण का खोज इसी तरह का हुआ। सबसे पहले वायरस का खोज कब हुआ था? 1892 में। कौन किए थे? इवानोवस्की किए थे, ठीक है ना। 1892 में किए थे इवानोवस्की जो है सो मतलब वायरस का खोज किए थे। और टीकाकरण का जो खोज के लिए एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, वो किस चीज का टीका का खोज किए थे? चेचक का टीका। बहुत अच्छा। वो किस चीज का किए थे? चेचक का, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स का वो किए थे खोज। उस समय स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स अलग नहीं था, दोनों एक ही चीज था, समझे। उस समय एक ही लगता था। बाद में जब वेरियोला और वेरिसेला वायरस दोनों का खोज हुआ, तब पता चला कि छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। और किस वायरस से होता है? वेरिसेला वायरस से। किससे होता है? वेरिसेला वायरस से। और जो जनरल जो होती है बड़ी माता, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स, जो किस वायरस से होती है? तो वेरियोला वायरस से। किससे होती है? वेरियोला से। देखिए छोटी माता और स्मॉल पॉक्स दोनों एक चीज नहीं है। छोटी माता चिकन पॉक्स, छोटी माता चिकन पॉक्स। इसमें वायरस कौन होगा? वेरिसेला। सी फॉर चिकन, सी फॉर सेला, सी फॉर चिकन, सी फॉर सेला, समझे। तो इसमें वेरिसेला वायरस होगा। और जिसको बड़ी माता बोलते हैं या फिर बड़ी जो चिकन पॉक्स, बड़ी जो मतलब पॉक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और उसमें कौन सा वायरस जिम्मेवार होता है? तो वेरिओला, समझे। वेरिओला वायरस होता है। उस समय क्या हुआ ना कि एडवर्ड जेनर देखे कि बहुत सारा मतलब लोग देख रहे थे, और एडवर्ड जेनर उस समय में बहुत साइंटिफिक चीज में वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो क्या किए ना कि देखे कि हमारे आसपास जितने भी है ना, वो जो गाय को पाल रहे हैं उनको चिकन पॉक्स नहीं हो रहा है। सबको तो चिकन पॉक्स, उस समय में चिकन पॉक्स एक बहुत बड़ी बीमारी थी। जैसे आज के समय में कोरोना जैसे आया और कोरोना का वेव थम गया, अगर वो 3, 4, 5 साल तक नहीं थमता तो कितनी बड़ी भयावह बीमारी होती। और सोचिए उस समय में 3, 4, 5 साल तो छोड़ दीजिए, उस समय में साल का साल गुजर जा रहा है और चिकन पॉक्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां तहां लोग मर रहे हैं, समझे। उस समय में उस टीका का कितना वैल्यू रहा होगा ये समझिए। तो वो देखे कि सबके घर में तो हो रहा है, लेकिन जो गाय को पाल रहे हैं ना उनको नहीं हो रहा है। उनमें आखिर ऐसा क्या है जो उनको नहीं हो रहा है? तब पता चला कि अच्छा ऐसा है, ये चिकन पॉक्स सिर्फ और सिर्फ आदमी को नहीं हो रहा है, ये चिकन पॉक्स आदमी के साथ साथ गाय को भी हो रहा है। चिकन पॉक्स आदमी के साथ साथ गाय को भी हो रहा है। और जैसे कोविड में ही था कि जो बहुत कमजोर लोग थे वो तो निपट गए, लेकिन जो बहुत मजबूत थे वो कोविड होने के बाद भी बचे रहे। तो जो गाय जो है ना बहुत मजबूत थी, उन गायों को जो है ना, अगर रिकॉर्ड ज्यादा हो रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, जो गाय जो है बहुत मजबूत थी उनको चिकन पॉक्स हो गया। और चिकन पॉक्स हो करके जब भी कोई हमारे शरीर में मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है? एंटीजन का निर्माण करता है। क्या करता है? एंटीजन का निर्माण करता है। तो उस गाय में भी एंटीजन का निर्माण हो गया था उस चिकन पॉक्स के खिलाफ। और उस गाय से मिलता है दूध, और वो दूध को पीते हैं इंसान जो गौपालक होते हैं। वो इंसान पिए तो उनको भी क्या मिल गया?
एंटीजन उनका मिल गया, किसका? चिकन पॉक्स का एंटीजन मिल गया। तो जब इनको चिकन पॉक्स हुआ तो कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि इनके शरीर में पहले से ही इस चिकन पॉक्स के लिए एंटीबॉडी मौजूद था। इनको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा बात है, मतलब जिसको एक बार हो गया अगर वो बच गया और तब जो अगर किसी को होगा तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब वो बच गया। तो इसके बॉडी में कुछ तो ऐसा, उस समय एंटीजन एंटीबॉडी ये सब चीज कुछ नहीं पता था, लेकिन इतना चीज पता चल गया कि बात ये है। वो क्या किए, हम लोग के घर में जैसा कि सूत होता है ना, सूत जिसका एक ये जो होता है सुतरी जिसको बोलते हैं, सुतरी जिसको बोलते हैं, वो क्या किए कि जिसको जिसको चिकन पॉक्स हो रखा था ना उस पॉक्स को वो फोड़ देते थे। क्या करते थे? उस पॉक्स को फोड़ देते थे। उसमें जो मावा रहता था, मतलब उसमें जो द्रव्य रहता था, उस द्रव्य को क्या करते थे, वहां पे वो सुतरी डाल देते थे, ठीक है ना। और सुतरी डाल करके उसको सुखा दिए, उस सुतरी को क्या कर दिए, सुखा दिए, और उस सुतरी को सुखा करके रख लिए अपने पास। और दूसरा किसी को बोले कि आपको जो है सो चिकन पॉक्स से डरो लगता, तो बोलता था हाँ, तो हम इलाज कर सकते हैं, एकदम गारंटेड इलाज कर देंगे कि नहीं होगा। तो बोला कैसे? बोला ये तो नहीं बता पाएंगे कैसे, लेकिन आपको होगा नहीं, ये बात जान लीजिए। आप गारंटी हमसे ले लीजिए, आप कुछ पैसा का कुछ प्रॉपर्टी का हमसे लिखवा लीजिए कि आपको नहीं होगा। तो बोला कि साइंस समझाओ। तो बोला साइंस नहीं समझा सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, ये बात कंफर्म है। बोला ठीक है कर दो। कैसे करेगा? तो क्या किए, उसको खरोच दिए, कुछ पार्ट को क्या कर दिए, खरोच दिए, और खरोच करके और वहां से जो सुखा करके लाए थे रस्सी, उस रस्सी को वहां पे बांध के छोड़ दिए। तो अब क्या हो गया, उस पॉक्स में जो वायरस था, वो वायरस अब इनके भी शरीर में आ गया, लेकिन बड़ी सूक्ष्म अवस्था में आया, पूरा अचानक से तो नहीं आया, बड़ी सूक्ष्म अवस्था में आया। तो सूक्ष्म अवस्था में जैसे ही आया तो शरीर को पता चला कि अरे कोई वायरस बाहर से कोई जो है सो आया है, मतलब वायरस बैक्टीरिया जनरेट करो, इसके खिलाफ जो है सो अपना एंटीबॉडी बनाओ। तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया। WBC का काम ही यही होता है, एंटीबॉडी बनाना। वो एंटीबॉडी बना के रख लिया। अब कभी वो बाहर गया और जब उसको सामना हुआ वास्तविक किससे, वास्तविक वायरस से, वास्तविक चिकन पॉक्स के वायरस से उसके शरीर में आया, तो एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, कुछ नहीं हुआ उसको। हुआ कब हुआ, खत्म हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, तो हो गया ठीक, ठीक है ना। तो इस चीज से जो है ना टीकाकरण का जनक उनको माना जाता है, जबकि उनको पता नहीं था कि हम क्या प्रोसेस किए हैं। बाद में चल करके जब साइंस मजबूत हुआ, जब माइक्रोबायोलॉजी के संबंध में इतना सारा नॉलेज आया, तब पता चला कि अच्छा ये होता था इस कारण। हालांकि बहुत ज्यादा उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उसका भी एक वैलिडिटी होता है, एक देश से दूसरा देश ले जाने में दिक्कत होता था। प्लस में जो टीका लगाने वाले होते थे, अब सबको तो एडवर्ड जेनर जाके लगाएंगे नहीं, तो जो टीका लगाने वाले होते थे वो क्या करते थे कि टीका नहीं लगा करके, पहली बार में टीका ना लगा करके पैसा ऐंठ लेते थे, बाद में फिर दूसरी बार में बोलते थे हाँ अब जो है दूसरा टीका लगेगा, फिर तीसरा टीका लगेगा, तब काम करेगा। ज्यादा लोगों को थोड़ा सा अंधविश्वास वगैरह होने लगा तो छोड़ दिए। लेकिन एडवर्ड जेनर का यही कहानी था कि उनको वायरस कैसे हुआ, वायरस कहां से आया, इसका हम इलाज कैसे किए, कुछ नहीं पता, लेकिन वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन बन गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, छोड़ देता हूं।